हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? यूपीपीसीएस मेंस की तैयारी आप सब लोग की आई होप अच्छी चल रही होगी। चलनी भी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम अब आपके पास है भी नहीं। जितना टाइम बचा है उसमें आपको जीएस 1 2 लेके 8 तक हैं, ऐसे और हिंदी मिलाकर। हर सब्जेक्ट को डेडिकेटेड टाइम देना पड़ता है। एक सब्जेक्ट है एथिक्स, जो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट मानी जाती है, खासकर उन लोगों के लिए जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं ले पाते हैं, कि खासकर मोरल फिलोसफी सेक्शन जिसमें वर्च्यू एथिक्स है, टेलीलॉजी है, कॉन्ट्रैक्टेरियंस है, डियोंटोलॉजी है। तो इसका बीड़ा उठाया था हमने कि भाई हम आपको पूरी एथिक्स की मोरल फिलोसफी समझाएंगे। हमने शुरुआत करी थी वर्च्यू एथिक्स से। वर्च्यू एथिक्स में हमने सबसे पहले पढ़े थे कौन? सोक्राट्स। फिर उनके बाद पढ़े हमने प्लेटो। आज हमारा नंबर किसने लिया? हमने नंबर लिया है अरिस्टोटले पर। तो आज हम समझेंगे अरिस्टोटले को। अगर आपने सोक्रात की फिलोसफी और प्लेटो की फिलोसफी नहीं समझी है तो आपके लिए इस अरिस्टोटल को समझना मुश्किल होगा, क्योंकि हर एक लेवल पर जो अरिस्टोटले हैं, अरस्तु जी हैं, वो सुकरात और प्लेटो की थ्योरी से ही अपनी थ्योरीज को ड्राइव करेंगे, उन्हीं की थ्योरी को मॉडिफाइड करेंगे और अपनी नई थ्योरी देंगे, है ना। जैसे सोर्स ऑफ नॉलेज की बात करेंगे, सोर्स ऑफ वर्च्यू की बात करेंगे, तो सुकरात जी बोलते थे कि सोर्स ऑफ नॉलेज रीजनिंग है, और प्लेटो साहब बोलेंगे कि सोर्स ऑफ ट्री नॉलेज क्या है? सोर्स ऑफ ट्री नॉलेज है आइडियल वर्ल्ड। लेकिन अरस्तु जी बोलेंगे न तो सोर्स ऑफ नॉलेज रीजनिंग है और ना है आइडियल वर्ल्ड। क्या है? तो वो बताएंगे कि भाई पर्सनल एक्सपीरियंस है ना। तो ये समझ में आ रही है आपको? सोर्स ऑफ नॉलेज को पहले यूज करेंगे ना, सोक्रात में, प्लेटो में समझेंगे, फिर अपना आइडिया देंगे। तो अपना आइडिया क्यों दिया और कैसे दोनों से डिफरेंट है, ऐसा ही हर एक लेवल पर ये सुकरात और प्लेटो से डिफरेंस रखेंगे और हर एक नया, हर बार नया आइडिया देंगे। जैसे सुकरात ने जिंदगी का मकसद, ह्यूमन लाइफ का ऑब्जेक्टिव रखा था इंटरनल हार्मनी बोलो या आत्मज्ञान बोलो, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, यानी सेल्फ नॉलेज, है ना, वो अंतिम लक्ष्य था। और प्लेटो के लिए अंतिम लक्ष्य क्या था? जस्टिस, अपने लेवल पर भी जस्टिस और सोसाइटल लेवल पर भी जस्टिस। लेकिन आए अरस्तु जी, उन्होंने क्या किया? इन दोनों को मिक्सअप कर दिया कि भाई यूडेमोनिया लाओ। यूडेमोनिया, यूडाइमोनिया, यूडाइमोनिया मस्ट बी द ऑब्जेक्टिव और पर्पज ऑफ द लाइफ। तो ये ऑब्जेक्टिव पर्पज ऑफ द लाइफ जो है यूडाइमोनिया, ये कैसे सुकरात और प्लेटो से लिंक्ड है? तो यूडेमोनिया के जो कंपोनेंट आप देखेंगे कि यूडेमोनिया है क्या, तो यूडेमोनिया दो चीजों का मतलब जुड़ा हुआ है, आत्मज्ञान एट इंडिविजुअल लेवल और जस्टिस एट सोसाइटल लेवल। दोनों को मिला दो तो मिल जाएगा आपको यूडाइमोनिया, या वर्दफुल लाइफ, या हैप्पी लाइफ, या गुड लाइफ। तो गुड लाइफ का मतलब क्या है? जब आप अपने लेवल पर आत्मसंतुष्ट हो और आपको सोसाइटी में एक अच्छी डिग्निफाइड लिविंग मिले, पीसफुल जस्टिस के साथ, तो इसी को बोलते हैं यूडाइमोनिया। तो समझ रहे हैं आप? प्लेटो, अरस्तु का कोई भी कंसेप्ट आप सुकरात और प्लेटो को समझे बिना नहीं समझ पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप अरस्तु समझना चाहते हैं तो हमने ही ये दोनों वीडियो ऑलरेडी बना के, कंसेप्चुअल सिंपल लैंग्वेज, बहुत सोफिस्टिकेटेड मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं जान मतलब रहना सोफिस्टिकेटेड, अच्छी लैंग्वेज मतलब बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल टेक्निकल टर्म्स नहीं भाई। मेरा जो डोमेन है, मेरा जो मेरे जो ऑडियंस है वो सिंपल हिंदी भाषी, और हिंदी भाषी होकर भी इंग्लिश मीडियम वाली है, तो उसे सिंपल भाषा में कंसेप्चुअल क्लैरिटी को इजी लैंग्वेज में ऐसे एग्जांपल से समझाओ जो समझ जाए। यही मेरा काम है और यही मैं कर रहा हूँ। सोक्रात और प्लेटो में कर चुका हूँ, अरिस्टोटल आज करेंगे। तो अरिस्टोटल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? अरिस्टोटल में हम इन टोटल 5 कंसेप्ट पढ़ेंगे। जब हम अरिस्टोटल पढ़ेंगे आज, तो उसमें हम क्या कंसेप्ट पढ़ेंगे? 5 पढ़ेंगे। पहला कंसेप्ट पढ़ेंगे, उनका कंसेप्ट था यूडाइमोनिया। यूडाइमोनिया, कौन सा कंसेप्ट? यूडाइमोनिया। दूसरा कंसेप्ट पढ़ेंगे मोरल, मोरल रिलेटिविज्म, रिलेटिविज्म। तीसरा कंसेप्ट क्या पढ़ेंगे? डॉक्ट्रिन ऑफ मीन, यस, बहुत फेमस रही है, डॉक्ट्रिन ऑफ मीन। चौथी, प्लेटो को ही
प्लेटो की जो एक कार्डिनल वर्च्यू की बात बोली थी, तो कार्डिनल वर्च्यू हम यहां भी पढ़ेंगे। कार्डिनल वर्च्यू सेम है, बस एक कंसेप्ट में वो दिक्कत देंगे। दिक्कत क्या देंगे? डिफरेंस रखेंगे, जस्टिस का मतलब बदल देंगे, बाकी कार्डिनल वर्च्यू वही रहेंगी जो थी, है ना। और लास्ट में जस्टिस। तो जस्टिस का जो कंसेप्ट ऑफ अरस्तु है, अरस्तु के हिसाब से जो जस्टिस है, प्लेटो के हिसाब से जो जस्टिस थी उससे कैसे अलग है। और जस्टिस का कंसेप्ट अभी सुकरात नहीं ला पाए थे क्योंकि वो फाउंडिंग फादर्स थे। तो जस्टिस क्या, वो तो कार्डिनल वर्च्यू ही नहीं लाए थे, उन्होंने बस वर्च्यूज की बात करी थी, सदगुणों की बात करी थी, कोई लिस्ट कार्डिनल वर्च्यू टाइप की कोई आइडेंटिफिकेशन उन्होंने नहीं किया था। तो ये तीनों थिंकर ही वर्च्यू के इर्द गिर्द घूमते हैं, वर्च्यू के इर्द गिर्द घूमते हैं। वर्च्यू का प्रोसेस कभी सोर्स में डिफरेंस करेंगे, कभी उनके पर्पस में, कभी उनके टाइप में, कभी उनकी डेफिनेशन में। ये तीनों थिंकर वर्च्यू के ही इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हम दो को समझ चुके हैं वर्च्यू के इर्द गिर्द कैसे घूमे थे, तीसरे को भी देख लेते हैं। तो अपने जो अरस्तु साहब हैं, यूडोमोनिया से शुरू करते हैं। यूडाइमोनिया में आप देखेंगे कंसेप्ट ऑफ यूडाइमोनिया जब हम शुरू करें तो एक बेसिक सी चीज समझ लेनी चाहिए आपको कि यूडाइमोनिया का मतलब है इन जनरल टर्म अ गुड लाइफ और अ हैप्पी लाइफ। यूडाइमोनिया का जो बेसिक कंसेप्ट है, तो ये कहना था अरस्तु का। लेकिन अगर हम इनके जो गुरु के गुरु थे, आपको क्रोनोलॉजी समझती रहनी चाहिए। सुकरात सबसे पहले आए, इनके से थे प्लेटो और इनके से थे अरस्तु। ये सीक्वेंस है, ये याद रखना है। इनकी थ्योरीज को इन्होंने डिफाई किया, उन्होंने इनसे सीखा और फिर उनको मॉडिफाई करके अपनी थ्योरी बनाई। फिर इन्होंने इन दोनों को अंडरस्टैंड किया, समझा और अपनी नई थ्योरी बनाई। ठीक है, तो अरस्तु तीसरे नंबर पर आ रहे हैं। तो इन दोनों की छाप इन अरस्तु में मिलेगी आपको। तो अब बात करते हैं ह्यूमन जो लाइफ है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, ये मुख्य सवाल था तीनों थिंकर के सामने, और तीनों ने अपने अपने हिसाब से जवाब भी दिया। सुकरात का कुछ और मानना था, प्लेटो का कुछ और मानना था और अरस्तु का कुछ और मानना था। सुकरात जी बोले कि भाई जीवन का जो अंतिम लक्ष्य होना चाहिए वो होना चाहिए क्या? इंटरनल हार्मनी या आत्मज्ञान। इनका मेन फोकस था आत्मज्ञान पर, कि भाई आत्मज्ञान ले लो, अपने आप को समझ जाओ, वो इंटरनल हार्मनी आ जाएगी। इंटरनल हार्मनी आ जाएगी मतलब सेटिस्फैक्शन आ जाएगा, और सेटिस्फैक्शन ही जिंदगी का मकसद होना चाहिए। संतुष्ट रहो, जो हो जहां हो, खुशहाल रहो, संतुष्ट रहो खुद में। सोसाइटी से इनका कोई ज्यादा लेना देना नहीं था, कि ये इंडिविजुअल ओरिएंटेड आदमी थे, कि आदमी को सही कैसे होना चाहिए, आदमी को संतुष्ट कैसे रहना चाहिए। तो ये इनका मेन मोटिव था कि व्यक्ति को आत्मज्ञान, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना जरूरी था, है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। प्लेटो आगे गए, आत्मज्ञान मतलब इंटरनल हार्मनी होनी चाहिए। इंटरनल हार्मनी का मतलब कुछ कंपोनेंट होने चाहिए आदमी के, तो इन्होंने बोला इंटरनल हार्मनी की जगह क्या होना चाहिए? जस्टिस होना चाहिए। इन्होंने ह्यूमन लाइफ का ऑब्जेक्टिव बताया कि जस्टिस अगर इंडिविजुअल लेवल पर है, इंडिविजुअल लेवल पर जस्टिस कब आएगी? एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट याद होंगे ह्यूमन बॉडी के, तीन उन्होंने बताए थे, एलिमेंट ऑफ पैशन, एलिमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन और एलिमेंट ऑफ इमोशन। इन तीनों में अच्छा बैलेंस होगा तभी जस्टिस आएगी इंडिविजुअल लेवल पर। खुद के साथ न्याय करो। और सोसाइटी लेवल पर कब जस्टिस आएगी? तो तीन क्लासेस थी, प्रोड्यूसर्स, ऑक्सिलरी और गार्जियंस। इन तीनों के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होना चाहिए और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तब आएगी चौथी जस्टिस, है ना। तो सोसाइटल लेवल और इंडिविजुअल लेवल दोनों पर जस्टिस बोलते थे। लेकिन यहां ये फोकस कर रहे हैं सोसाइटी को, जस्टिस का ज्यादातर मकसद इनका है, ह्यूमन लाइफ का पर्पज है सोसाइटी में जस्ट रहे, सोसाइटी जस्ट सोसाइटी, इनका ऑब्जेक्टिव था ह्यूमन लाइफ का। इनका जो आप देख रहे हो कि सेल्फ, इनका फोकस किस पर है? सेल्फ पर। अरस्तु आए और उन दोनों को मिला दिया। उन्होंने क्या बोला? ह्यूमन लाइफ का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए यूडाइमोनिया। ये ह्यूमन लाइफ का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो इसके कुछ कंपोनेंट होंगे। यूडाइमोनिया का मतलब उन्होंने बताया था कि भाई इंडिविजुअल लेवल पर आप आत्मज्ञान हासिल करो, सेल्फ डेवलपमेंट, और सामाजिक स्तर पर आप जस्टिस इंश्योर करो। जस्टिस का जो कंसेप्ट है ये प्लेटो से अलग है।
प्लेटो के लिए जो जस्टिस था वो था हार्मनी अमंग द वेरियस पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी और इंडिविजुअल। इसका मतलब है जस्टिस, लास्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे तो वो कैसे अलग है। तो अरस्तु का मतलब है जस्टिस, अरस्तु के हिसाब से जस्टिस का मतलब है कि रोल एंड अलोकेशंस, रोल अलोकेशंस और ड्यूटी अलोकेशंस शुड बी बेस्ड ऑन क्या, बेस्ड ऑन इनहेरेंट पोटेंशियल। मतलब जिसके लिए डिजर्व करता है वो उसको मिलना चाहिए। यही है अरस्तु के लिए जस्टिस। मतलब आपकी इनहेरेंट पोटेंशियल के हिसाब से आपको समाज में रोल और ड्यूटी मिले तब हुआ है आपके साथ जस्टिस, और ये अगर सबके साथ हो गया तब हुआ सोसाइटी में जस्टिस। आप समझ पा रहे हैं बात को? आपके इनहेरेंट पोटेंशियल के हिसाब से आपको समाज में रोल एंड ड्यूटीज मिले, पोजीशन और ड्यूटीज मिले। बर्डन एंड शेयर की बात करते हैं वो, कि जो बेनिफिट एंड शेयर, बेनिफिट एंड बर्डन्स हैं वो पोटेंशियल के हिसाब से मिलने चाहिए, ठीक है। और ये सबके साथ हो जाए तब आएगी सोसाइटी में जस्टिस। तो जब व्यक्ति का अपना विकास हो और सोसाइटल लेवल पर उसे डिग्निफाइड लाइफ कब मिलेगी, जब मेरी कुछ कैपेबिलिटीज हैं, अगर सोसाइटी में मुझे मेरी कैपेबिलिटी के हिसाब से जिम्मेदारी मिले, स्थान मिले, तो जस्ट हो जाएगी। तभी मेरी लाइफ कैसी होगी, हैप्पी, यानी यूडाइमोनिया। तो यही यूडाइमोनिया था, आत्मज्ञान व्यक्तिगत लेवल पर और जस्टिस सोसाइटल लेवल पर। तो आप समझ पा रहे हैं, सोसाइटल लेवल पर और इंडिविजुअल लेवल पर, यानी सुकरात और अरस्तु दोनों को जोड़कर बनाया उन्होंने कंसेप्ट ऑफ यूडाइमोनिया। समझ पाए आप? जब तक आप अरस्तु और मतलब सुकरात, अरस्तु को समझना है तो सुकरात और प्लेटो दोनों की समझ अच्छी नहीं होगी, तब तक अरस्तु को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि आप अरस्तु को समझाते समय रिलेवेंट टॉपिक और रिलेवेंट कंसेप्ट जो जरूरी है उन सुकरात और प्लेटो के कंसेप्ट को साथ साथ एक्सप्लेन करता चलूं, जैसा कि मैंने किया है। ठीक है, ठीक है। आत्मज्ञान क्यों जरूरी है भाई? आत्मज्ञान जरूरी है फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। और जस्टिस क्यों जरूरी है? डिग्निफाइड सोशल लिविंग के लिए, डिग्निफाइड सोशल लिविंग के लिए। अगर सब लोग डिग्निफाइड लाइफ जिएंगे सोसाइटी में तभी जस्टिस होगी, है ना। जब वुमेन के साथ डेरोगेटरी बिहेवियर होता है, या इंडियन सोसाइटी में दलितों के साथ बहुत लंबे समय तक डेरोगेटरी बिहेवियर हुआ, तो क्या बोलते थे? इनजस्ट सोसाइटी, अनजस्ट या इनजस्ट, है ना। अनजस्ट सोसाइटी क्यों बोलते थे? क्योंकि जिसकी जो कैपेबिलिटीज थी, रोल एलोकेशन थे, बर्डन एंड बेनिफिट्स, ये पोटेंशियल के हिसाब से नहीं थे। इसीलिए कास्ट सिस्टम को अनजस्ट सिस्टम आपने कई लोगों को कहते सुना है, खासकर अंबेडकर जी ने ये बात हाईलाइट करी थी ना। डिग्निफाइड सोशल लाइफ चाहिए और सेल्फ डेवलपमेंट चाहिए, यही है अ गुड लाइफ, अ यूडोमोनिया। आई थिंक आपका पहला कंसेप्ट यूडाइमोनिया का क्लियर हुआ होगा। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे कंसेप्ट की तरफ। दूसरा कंसेप्ट क्या है? मोरल रिलेटिविज्म। ये आपको सुकरात को याद करोगे तो सुकरात ने मोरल तो बोला था, रिलेटिविज्म की जगह उन्होंने क्या वर्ड यूज किया था? मोरल की जगह सुकरात ने क्या वर्ड यूज किया था? मोरल यूनिवर्सलिज्म। तो ऐसा क्यों? सुकरात जो गुरु के गुरु थे, सुकरात साहब, वो कह रहे हैं कि मोरल यूनिवर्सलिज्म होता है, यानी मोरलिटी यूनिवर्सल होती है। और सुकरात के बाद आए प्लेटो, और प्लेटो के बाद आए अरस्तु। अरस्तु का कहना है कि जो मोरलिटी है वो रिलेटिव होती है। तो ये एकदम जस्ट अपोजिट बात कैसे कह रहे हैं? एकदम जस्ट अपोजिट बात कैसे कह रहे हैं? तो इनकी थियरी ऑफ नॉलेज, इनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज पर, मोरालिटी की नॉलेज कैसी है, किस तरह ये नॉलेज ढूंढ रहे हैं, वहां डिपेंड करता है। तो मोरालिटी का मतलब वर्च्यू, मोरालिटी तो वर्च्यू ही है ना। तो जो वर्च्यू सदगुण होगा वही मोरल माना जाएगा। तो मोरल तो वर्च्यू है, लेकिन इस वर्च्यू के बारे में सुकरात कह रहे हैं कि ये यूनिवर्सल है और अरस्तु साहब कह रहे हैं कि ये रिलेटिव है। तो क्यों? तो वर्च्यू का सोर्स, क्वेश्चन उठता है कि वर्च्यू का सोर्स क्या है। तो सुकरात के हिसाब से सोर्स क्या था? सुकरात का मानना था कि रीजनिंग इज द सोर्स। सोक्राटिक मेथड ऑफ इंक्वायरी से वो रीजनिंग लगाएंगे और रीजनिंग से पता करेंगे कि वर्च्यू क्या है। ठीक है, सोर्स ऑफ वर्च्यू सुकरात के हिसाब से क्या है? रीजनिंग।
और प्लेटो के हिसाब से क्या थी सोर्स ऑफ वर्च्यू? वो था आइडियल वर्ल्ड। था कि नहीं था? याद है? सोर्स ऑफ वर्च्यू मतलब नॉलेज, मोरालिटी क्या है? ये नॉलेज ही है। इस नॉलेज का ट्रू सोर्स क्या होना चाहिए? तो सुकरात कह रहे थे कि रीजनिंग से पता चलेगा। आप क्वेश्चन करो, जो वैल्यू सिस्टम आपके सामने आए, डाउट करो, फैक्ट कलेक्ट करो और रीजनिंग लगाओ, लॉजिक लगाओ और फिर आइडेंटिफाई कर लो कोई चीज वर्चुअस है, कोई बात, कोई काम या नहीं है, कोई गुण वर्चुअस है या नहीं है, पता कर लो रीजनिंग से। प्लेटो का कहना था यार रीजनिंग लगाओगे तो दिस वर्ल्डली लगाओगे, इस वर्ल्ड में, इस वर्ल्ड, दिस वर्ल्डली अप्रोच इज डिस्टॉर्टेड। भाई नॉन वायलेंस क्या है? ये एक कसाई के लिए अलग मामला है और एक वेजिटेरियन के लिए अलग मामला है। श्वेतांबर जैन जो मुंह पे पट्टी बांध के चलते चलते, उनके लिए नॉन वायलेंस एक बड़ी चीज है। मतलब उनके हिसाब से कीड़ा भी मर जाए तो भी नॉन वायलेंस हो गई, और कसाई के हिसाब से बकरा मारे खा के तो पहले नॉन वायलेंस, अभी तो वायलेंस करी ही नहीं। वायलेंस कब करेगा वो? जब इंसान को मार के खा जाएगा तब उसे वायलेंस समझेगा। तो प्लेटो का कहना था भाई इस दुनिया में जो नॉलेज है उस वो डिस्टॉर्टेड है, तो आपको ट्रू फॉर्म ऑफ नॉलेज के लिए इस वर्ल्ड से आपको जाना पड़ेगा उस वर्ल्ड, और उसी को उन्होंने उस वर्ल्ड को बोला था आइडियल वर्ल्ड। आए अरस्तु, इनके भी शिष्य। प्लेटो को लग रहा था कि वही महान है, अपने गुरु को डिफाई कर सकते हैं। इनके शिष्य आए, उन्होंने इनको भी डिफाई कर दिया। भाई आइडियल वर्ल्ड से दुनिया नहीं चलती। आइडियल वर्ल्ड में जाएगा कौन? किसके पास विजडम है? या तो तुम कहना चाह रहे हो कि मेरे पास विजडम है ना? तो उन्होंने बोला कि भाई जो नॉलेज है ना, ये जो वर्च्यू, मोरालिटी, नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज है एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस। क्या है सोर्स? सोर्स अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल कौन है? वो है पर्सनल एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस ही नहीं, पर्सनल भी बोला उन्होंने, पर्सनल एक्सपीरियंस। उन्होंने बोला कि भाई सोर्स ऑफ जो नॉलेज है वो पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा अनुभव ही बताएगा कि मेरे लिए क्या मोरल है, और आपका अनुभव बताएगा आपके लिए क्या मोरल है। जैसे एक डेजर्ट में रहने वाले आदमी के लिए बकरी को मार के खाना इमोरल नहीं हो सकता, और एक गंगा यमुना दोआब में घास नाज जहां बहुत सारा उगता है वहां बकरी को मार के खाने की जरूरत नहीं है, वो वेजिटेरियन होगा। तो अब इसके लिए मोरल होगा वेज होना, और इसके लिए मोरल होगा नॉन वेज होना। जो डेजर्ट में उसके लिए घास अनाज है ही नहीं, क्या खाएगा? गाय भैंस बकरी नहीं है, उसके पास भेड़ और बकरियां हैं, ऊंट हैं, जीव ही हैं। कैक्टस है, कैक्टस थोड़े ना खा लेगा डेजर्ट में रह रहा है एक आदमी। तो उसकी मोरलिटी उसके पर्सनल एक्सपीरियंस से आ रही है, इसकी मोरलिटी जो गंगा यमुना दोआब में रह रहा है इसकी पर्सनल एक्सपीरियंस से आ रही है। समझ पा रहे हो आप? तो मोरलिटी क्या होगी? ये न तो आइडियल वर्ल्ड में मिलेगा न रीजनिंग में है, ये कहां है? पर्सनल एक्सपीरियंस। कहां पे है? पर्सनल एक्सपीरियंस। भाई साहब पर्सनल एक्सपीरियंस में अगर मोरलिटी है तो ये तो चेंज होती है। चेंज होती है कहां? P2P। तुम्हारा एक्सपीरियंस अलग होगा मेरे एक्सपीरियंस से। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? मर्डर, अगर नॉर्मल ऑर्डिनरी मैन मर्डर कर दे तो क्राइम माना जाता है, और आर्मी वाला आदमी का मर्डर कर दे तो ब्रेवरी मानी जाती है। अल्टीमेट देखो, अल्टीमेट दोनों एक्शंस का जो रिजल्टेंट है वो डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग हो रहा है, यहां भी बॉर्डर पर भी। लेकिन इसका एक्सपीरियंस है, ये ऑर्डिनरी सिटीजन है और वो एक आर्मी मैन है, उसका काम ही है ये मारना। तो उसकी मोरालिटी उसके एक्शन से डिसाइड है या उसके एक्सपीरियंस है? तो उसका एक्सपीरियंस है भाई, वो एज एन आर्मी मैन जब सोच रहा है तो मारना मोरल है उसके लिए, और यहां आदमी को बचाना। या आर्मी मैन ही आ जाए। अब आर्मी मैन जैसे बॉर्डर पे एक्ट करता है वैसा गांव घर मोहल्ला पड़ोस में करे तो कोई ऐसे एक्सेप्ट कर पाएगा? नहीं। तो उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से मोरालिटी अब चेंज होगी, बॉर्डर पे अलग होगी और यहां सोसाइटी में अलग होगी। तो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही है। तो मोरालिटी इज चेंजिंग पर्सन टू पर्सन, यही तो बात कह रहा है वो। मोरालिटी इज रिलेटिव, और मोरालिटी रिलेटिव है, इसी थ्योरी को बोलते हैं मोरल रिलेटिविज्म। आई होप आपको सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल तक मोरालिटी का कंसेप्ट समझ में आएगा कि कौन उसे यूनिवर्सल बता रहा था, क्यों बता रहा था,
और कौन उसका शिष्य का शिष्य आके बोल रहा है कि नहीं ये तो एक्सपीरियंस है, बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सनल, मतलब बहुत ही पर्सनल मैटर है, इसलिए चेंज होती रहेगी, रिलेटिव है, यूनिवर्सलिटीज में नहीं होती। आई गॉट मोरल रिलेटिविज्म का आइडिया आपको समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं, तीसरा कंसेप्ट देखते हैं अपना। तीसरा कंसेप्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ मीन। इसी थियरी के नाम से जाना जाता है अरस्तु को, डॉक्ट्रिन ऑफ मीन। मतलब इसकी ठीक ठाक समझ होनी जरूरी है, डॉक्ट्रिन ऑफ मीन। तो हमने देखा कि जो गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ है, गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या है? गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ है यूडाइमोनिया। यूडाइमोनिया है कि नहीं है? गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ यूडाइमोनिया है। और यूडाइमोनिया को पाने के लिए एक ही रास्ता है, वे क्या है? वे क्या है इसको पाने का? द ओनली वे इज वर्च्यू। ओनली वे इज वर्च्यू। ठीक है, अब वर्च्यू तक पहुंचना है आपको, वर्च्यू तक पहुंचना है, तो क्या वर्च्यूस है? तो मान्यता आती है यहां पर, यहां मान्यता आती है किसकी? अरस्तु की। क्या मान्यता है? अरस्तु का मानना है कि दुनिया की कोई भी वर्चुअस थिंग, कोई भी कुछ भी जो वर्चुअस है, वो दो एक्सट्रीम्स के बीच का मीन है। मेरा मतलब उनका कहना है कि न तो नेगेटिव एक्सट्रीम में जाओ और न पॉजिटिव एक्सट्रीम में जाओ, हर एक चीज का एक मीन होना चाहिए। करेज, करेज मीन है, इसका एक्सट्रीम पॉजिटिव चले जाओ रेकलेसनेस, मतलब बिना सोचे समझे बहादुरी दिखाओ, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, नोटबंदी याद करो, रेकलेसनेस, कोई फायदा नहीं निकला उसका, जीरो आउटपुट, लेकिन ब्रेवरी दिखाई गई, नुकसान हुआ। तो रेकलेसनेस, उतावलापन, बहुत जल्दबाजी, है ना? ये औरंगजेब, रेकलेसनेस, जीत लूंगा, साउथ इंडिया मेरे कंट्रोल के बाहर कैसे रह सकता है, खत्म कर दूंगा, मिटा दूंगा, खुद मिट गए। 200-250 साल में जो बना था मुगल साम्राज्य खत्म कर दिया एक आदमी ने, क्यों? रेकलेसनेस, है ना? रेकलेसनेस, तो ये है रेकलेसनेस। मतलब उनका कहना था कि दुनिया की कोई भी, और साहस का ही नेगेटिव चले जाओ, ये तो पॉजिटिव एक्सट्रीम था, नेगेटिव चले जाओ, डरपोक, कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ नहीं करने हमको, हम डर के बैठे हैं। ट्रंप साहब 1000 बार बोल चुके हैं मैंने युद्ध रखवा दिया, मैंने युद्ध रखवा दिया, कुछ नहीं कर पाए, कुछ बोल तक नहीं पा रहे हम ऑफिशियली, है ना? चाइना ने अटैक किया, कुछ गलवान वलवान वैली में कुछ घट हुआ था, कुछ सैनिक वैनिक आए हमारी बाउंड्री में, कुछ एरिया हमारा छीन लिया, हम एक्सेप्ट, हम न डेयर कर पाए बताने की, सरकार ने बताया तक नहीं लोगों को, पार्लियामेंट में झूठ तक बोला गया बताते हैं, है ना? रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं कि न कोई आया है, जब न कोई आया था तो लोग मरे क्यों, है ना? और आज हमारी पेट्रोलिंग रिड्यूस क्यों हो गई? जहां तक हम पहले जाते थे आज वहां नहीं जा रहे, तो जब कोई आया ही नहीं था तो वो जगह चली कैसे गई जहां हम पहले पेट्रोलिंग करते थे? तो ये डर, हम कोई एक्शन नहीं लेते। ट्रंप ने हम पर टैरिफ थोपा, पहले 25%, फिर 25% थोप दिया, और हम कुछ नहीं कर पाए। चाइना ने देखो, चाइना ने लोटपोट कर दिया ट्रंप को, तुम बढ़ाओ 100%, हम 125% बढ़ा देते हैं। तो करेज। तो कहना यह था अरस्तु का कि जो भी दुनिया की वर्च्यू है वो कहां एग्जिस्ट करती है? वो करती है मीन मर, मीन में करती है, डॉक्ट्रिन ऑफ मीन। तो मतलब हर एक वैल्यू का एक नेगेटिव एक्सट्रीम होगा, दुनिया की जितनी भी वर्च्यू हो सकती हैं पॉजिटिव, मतलब वर्च्यूज, एक मीन जो होगा उसे बोलेंगे वो वर्च्यू, और एक होगा पॉजिटिव एक्सट्रीम। यही थी डॉक्ट्रिन ऑफ मीन। यहीं से वो 4 वर्च्यू आइडेंटिफाई करेगा जो यूडोमोनिया के लिए जरूरी होंगी, यूडेमोनिया के लिए जरूरी होंगी। उन चारों की लिस्ट आपके पास होना जरूरी है, तो आप रख लेते हैं। यहां रखेंगे वर्च्यू, हम उदाहरण भी देंगे रियल लाइफ का ताकि आपको थोड़ा सा हिंट मिलता रहे। यहां रखेंगे हम नेगेटिव एक्सट्रीम, उसी चीज का, ठीक है, नेगेटिव एक्सट्रीम। इधर रखेंगे हम पॉजिटिव एक्सट्रीम,
ताकि आप डॉक्ट्रिन ऑफ मीन के थ्रू वर्च्यू निकाल सके, एक्सट्रीम। ठीक है, इसे बना लेंगे एक टेबल ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। हमें लाइनिंग भी कर लेते हैं ताकि टेबल क्लियर बन जाए बाद में, ताकि आप नोट वोट भी ले सकें आप अपने। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। ठीक है, पहली वर्च्यू है टेम्परेंस, से बोलते हैं हिंदी में संयम। इसका नेगेटिव क्या होगा? टेम्परेंस का नेगेटिव क्या होगा? डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी यानी अल्पता। ठीक है, और एक्सट्रीम का होगा इंस्टेंटिफिकेशन। इंस्टेंटिफिकेशन, अतिभोग। उदाहरण समझ लें, संयम का उदाहरण समझ लें हम, तो आपने अगर एक अपडेटेड रहते हो तो जॉन अब्राहम की बॉडी देखी होगी। जॉन अब्राहम की बॉडी जो स्लिम और फिट दिखाई देती है, वो क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वो संयम बरत रहा है आदमी। गूगल सर्च करके देखो उसने कितने समय से चीनी नहीं खाई है। संयम मतलब वो हमारे पास अवेलेबिलिटी है लेकिन हम उसे कर नहीं रहे। समझ पा रहे हो आप? चीनी है, ऑयली है, वो नहीं खाता है बंदा, सालों से नहीं खाता है। कई साल से उसने चीनी और ऑयली चीज नहीं खाई है ना। अब तो वो प्योर वीगन हो गया, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसके पास वो चीज अवेलेबल नहीं, वो खरीद नहीं सकता, तो वो बरत रहा है संयम। तो आपको नाम याद रखना है किसका? जॉन अब्राहम का। अब मैं कोई डिक्टेट नहीं कर रहा कि आप जॉन अब्राहम का ही नाम याद रखें। जॉन अब्राहम का नाम बता रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं है। आप बाबा रामदेव का भी हेल्थ ठीक ठाक है, तो आप बाबा रामदेव को भी रख सकते हो, क्योंकि बाबा रामदेव भी करोड़पति आदमी है लेकिन उसकी पेट नहीं है, तो मतलब वो संयम बरत रहे हैं, मतलब खा नहीं रहे। आप कोई भी एक फेमस नाम, अपने चाचा ताऊ का नाम मत लिखना, क्योंकि उन्हें कोई जानता नहीं है, किसी काम के नहीं है। आप अपना नाम ही मत लिख देना कि मैं हेल्दी हूं, तुम्हें कौन जानता है भाई। तो एक ऐसे फिगर का नाम लिखो जो संयम बरतता हुआ दिख रहा है, गांधी जी, है ना। अच्छा, इसका नेगेटिव है अल्पता, डेफिशिएंसी। तो इसका है जितने भी कुपोषित लोग हैं, कुपोषित लोग, अब उनके पास चीनी, शुगर, तेल ये सब है नहीं, खा नहीं पा रहे, विटामिन जितनी भी जरूरी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड है वो खा नहीं पा रहे, न्यूट्रिशन उनको मिल ही नहीं रहा, तो वो है कुपोषित। तो कुपोषण भी खराब ही है। अच्छा, इसका एक्सेस हो जाए, अतिभोग, तो जितने भी डायबिटिक लोग हैं, जितने भी डायबिटिक लोग हैं सब अतिभोग के शिकार हैं, एक्सेप्ट दोज हु आर डायबिटिक ड्यू टू जेनेटिक्स। उनकी कोई गलती नहीं बेचारों की। लेकिन ज्यादातर जो लोग मोटे हैं, पेट निकल आए, डायबिटिक हो गए, ये क्यों? क्योंकि इंस्टेंटिफिकेशन, अतिभोग कर रहे थे। चीनी मिली, ठूसते चले गए, खाते चले गए, खाते चले गए, है ना। रसगुल्ले, मिठाई, सोन पापड़ी, दिवाली पे 10 जगह से आए, 10 जगहों के खा गए। ये इंस्टेंटिफिकेशन, डायबिटिक लोग अतिभोग का शिकार है। तो आपने देखा वर्च्यू था टेम्परेंस। टेम्परेंस, अब जॉन अब्राहम की तरह हेल्दी फिट रहो, रामदेव की तरह हिट हेल्दी रहो, गांधी जी की तरह हेल्दी रहो, जो भी आप नाम सूट कर रहा है उसका नाम ले सकते हैं। तो ये वर्च्यू है टेम्परेंस। क्यों? क्योंकि इससे हेल्दी लाइफ मिलती है, फिट लाइफ मिलती है, टेम्परेंस, संयम से, है ना। संयम से आपने दोनों तरफ देख लिया। नेगेटिव में जाओगे तब भी नुकसान है, और पॉजिटिव में जाओगे तब भी नुकसान है, बहुत ज्यादा चले जाओगे तब भी नुकसान है। इसीलिए उन्होंने बोला जो मीन होगा, वर्च्यू का मतलब होगा मीन, तो यही डॉक्ट्रिन ऑफ मीन थी। ठीक है, मीन जो है वो आपके लिए फायदेमंद होगी, सोसाइटी के लिए फायदेमंद होगी। दूसरी वर्च्यू जो मीन के तौर पर उन्होंने आइडेंटिफाई करी वो थी करेज। इसको हिंदी में बोलते हैं साहस। साहस का ठीक एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो ऑपरेशन सिंदूर, ये था साहस का ठीक ठाक, मतलब क्या बोलते हैं, नुमाइश बोलेंगे क्या, जाहिर करना।
तो साहस का ठीक ठाक एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर जो था वो साहस का ठीक ठाक उदाहरण माना जा सकता है। लेकिन इसका एक नेगेटिव स्ट्रीम भी है। नेगेटिव स्ट्रीम क्या है? कॉवार्डिस। ये कहां दिखाई देती है आप, है ना, डरपोकपन, डरपोकता। तो ट्रंप टैरिफ के मामले में इंडिया थोड़ी सी डरपोक दिखाई देती है कि हम रिटेलिएट नहीं कर रहे हैं, मतलब हम नहीं जवाब दे रहे हैं ट्रंप का कि उसने 50% अगर टैरिफ हम पर लगाया है तो हम क्यों उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। यहां हमें थोड़ा सा डरपोकपन का एग्जाम्पल, मैं कोई एग्जाम्पल फिक्स नहीं कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं डरपोकता का, है ना। जैसे अगर आप वर्तमान समय के उदाहरणों से बचना चाहते हैं तो आप चले जाइए, महाराजा रणजीत सिंह ने वेस्टर्न मतलब वेस्ट साइड से होने वाले अटैक्स के खिलाफ कुछ नहीं किया, कोई लंबी रणनीति नहीं बनाई, वो भी डरपोक कह सकते हो आप, कह सकते हो ना। हाँ, तो आप किसी भी एग्जाम्पल को यूज कर सकते हो डरपोक का उदाहरण देने के लिए। मैं एक पर्टिकुलर कोई एग्जाम्पल ले रहा हूं, इससे आपको न तो ऑफेंड होना है और ना स्टिक होना है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से सूटेबल एग्जाम्पल ले सकते हैं, दैट इज अप टू यू। मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूं ऐसे एग्जाम्पल ताकि ये एग्जाम्पल सबको पता है, आपको विजुअलाइज करना आसान हो जाएगा, आपको समझ आपकी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जितने अच्छे एस्टेब्लिश्ड और ऑल नोन यूनिवर्सल एग्जाम्पल लिए जाते हैं उससे हर एक बच्चा समझ पाता है, रिलेट कर पाता है। ठीक है, ट्रंप टैरिफ हो सकता है, या चीन के मामले में जो चीन ने अटैक किया था, या वहां से गलवान वलवान वैली का मामला जो था, वहां भी हम खुद खास जवाब नहीं दे पाए, हालांकि हमारे जवान शहीद हुए, वहां हमने ठीक ठाक जवाब दिया था, लेकिन उतना जवाब नहीं दिया जितना देना चाहिए था। ठीक है, अच्छा, करेज अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो इसे बोलते हैं रेकलेसनेस, रेकलेसनेस, है ना। इसे हिंदी में उतावलापन बोल सकते हैं, उतावलापन। इसके उदाहरण आप हर जगह मिल जाएंगे, व्यक्तिगत स्तर पर भी मिल सकते हैं, उस पर भी मिल सकते हैं, नेशनल लेवल पर, है ना। पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह से आप यहाँ कोट कर सकते हो, 1971 का वॉर हो हमारे साथ, या 1999 का वॉर हो, या और भी पहले वॉर हैं, तो पाकिस्तान के हमारे साथ लड़ने के फैसले हमेशा रेकलेसनेस, उतावला के शिकार हुए और हर बार उसे डिफीट ही खानी पड़ी। या आप रेकलेसनेस को मतलब देख सकते हैं कि भाई नोटबंदी जो थी, है ना, नोट बैन का जो मामला था उसमें भी उतावलापन ही था, कोई सोच समझ नहीं थी, कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उससे फिर नुकसान ही हुआ देश को, जीडीपी को, है ना। उसको भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, दैट इज अप टू यू। किसी साम्राज्य को डूबा, जैसे औरंगजेब की नीतियां थी, वो एक रेकलेसनेस का उदाहरण थी, तो आप वहां औरंगजेब का भी नाम ले सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते वर्तमान सरकार को क्रिटिसाइज करना तो आप औरंगजेब का नाम ले सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सूट कर रहा है औरंगजेब यहाँ। ठीक है, ऐसे और किसी भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, औरंगजेब तक ही स्टिक नहीं रहना है। ठीक है, तीसरी वैल्यू, तीसरी जो वर्च्यू है वो है विजडम। डॉक्ट्रिन ऑफ मीन से तीसरी वस्तु विजडम को बोलेंगे बुद्धिमता। क्या बोलेंगे? बुद्धिमता। ठीक है, अब बुद्धिमता का उदाहरण अगर आपको देखना है तो दुनिया में भरे पड़े हैं बुद्धिमता के उदाहरण, है ना। विवेकानंद का नाम आप लिख सकते हो, बुद्धिमता उन्होंने यूज की। गांधी का नाम लिख सकते हो, सुभाष का नाम लिख सकते हो, पटेल जी का नाम लिख सकते हो, अम्बेडकर का नाम लिख सकते हो, जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लिख सकते हो, इंदिरा गांधी का नाम लिख सकते हो, जो भी आपको पसंद हो, अकबर का नाम लिख सकते हो, अशोक का नाम लिख सकते हो, महात्मा बुद्ध का नाम, जैन का नाम, जो भी आपको पसंद है। विवेकानंद मैंने एक आपके उदाहरण के लिए लिख दिया कि उनका विजडम थी। अच्छा, विजडम का नेगेटिव एक्सट्रीम, विजडम का नेगेटिव जो एक्सट्रीम होगा वो होगा लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज। किसी भी मुद्दे पर बिल्कुल भी समझ नहीं है ठीक ठाक तो क्या, इसमें नाम आप रख सकते हो धीरेन्द्र शास्त्री जी का। इनको कोई किसी भी मुद्दे पर कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, कि कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि सीधे उठे और किसी पैतृकता की वजह से कोई कुर्सी पा गए, है ना। अपनी कोई समझ, अपनी कोई नॉलेज, अपनी कोई स्टडी, अपनी कोई समझ इन्होंने डेवलप नहीं करी, लेकिन हर मुद्दे पर इन्होंने बोलना है। हिंदू राष्ट्र का नारा देते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं हिंदू राष्ट्र की डेफिनेशन क्या है। अगर इनसे पूछ लिया जाए तो ये
वहां चकरा जाएंगे। तो इस तरह के लोग लैक ऑफ नॉलेज की वजह से या तो अपमान का शिकार होते हैं या समाज को नुकसान में ले जाते हैं, है ना। ये अपमान का शिकार तो विजडम लोगों से ही होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वहीं से इनको अपमान मिलता है। अंधभक्तों से तो इनको सम्मान मिल रहा है ना, तभी इनके पीछे भीड़ है। लेकिन समाज को बड़ा नुकसान हो कर रहे हैं ऐसे लोग, है ना। समाज की समरसता, समाज की टेम्परामेंट, समाज की विजडम, समाज के इंटेलेक्ट को कम कर रहे हैं, तो समाज को नुकसान बड़ा कर रहे हैं। तो लैक ऑफ विजडम की वजह से ये कर रहे हैं। अच्छा, ये बहुत ज्यादा हो जाए, विजडम बहुत ज्यादा हो जाए, तो इसे बोलते हैं ओवर इंटेलेक्चुअलिज्म। ओवर इंटेलेक्चुअलिज्म, ओवर इंटेलेक्चुअलिज्म, इंटेलेक्चुअलिज्म, है ना। क्या बोलेंगे इसे? ओवर इंटेलेक्चुअलिज्म मतलब आता ना जाता, लेकिन राय सब पर देनी है, राय हर मुद्दे पर देनी है। तो इसमें आप एक रील वाला बाबा याद रख सकते हैं, अनिरुद्धाचार्य। मुझे इस तरह की एग्जाम्पल से बचना चाहिए, बट क्या करूं, जहां मोस्ट सूटेबल है। अब ये बाबा जो है वृंदावन में बैठता है, हर एक मुद्दे पे इसको राय देनी है। फैमिली फंक्शन कैसे करती है, सोशियोलॉजी का एक कंसेप्ट है, रोल एलोकेशन होता है। डरकीम बड़ा सोशियोलॉजिस्ट था। अब इसे फैमिली के हर मुद्दे में, अरे समझ तो ले भाई, समझ कुछ है नहीं, लेकिन ज्ञानी बनना है, बाबा हैं हम। तो अनिरुद्धाचार्य की वीडियो आप देखते रहते होंगे, हंसी के अलावा। और ये कुछ कोई भी मतलब इंटेलेक्ट आपका नहीं बढ़ाएंगे, कोई भी समझ आपकी किसी मुद्दे पर नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ आपको हंसा सकते हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, ओवर इंटेलेक्चुअल टाइप का। अच्छा, चौथी जो वर्च्यू है मीन के तौर पर, वो होगी जस्टिस। इसे बोलते हैं न्याय। इन दोनों में नेगेटिव भी इनजस्टिस है, इनका जो नेगेटिव एक्सट्रीम है वो भी इनजस्टिस है, और यहां भी एक्सट्रीम भी इनजस्टिस ही है। कुछ खास अंतर वर्ड के सिलेक्शन में मिलता नहीं है। अन्याय यहां है, अन्याय ही यहां है, यहां भी अन्याय है और यहां भी अन्याय ही है। अच्छा, क्या अंतर है यहां के अन्याय और यहां के अन्याय में? यहां के अन्याय में, यहां के अन्याय में मतलब क्राइम होगा, यहां के अन्याय में क्या कर सकते हो आप, इनजस्टिस है, यहां क्राइम होगा छोटा लेकिन दंड होगा बड़ा, दंड होगा बड़ा, नहीं उल्टा होगा, क्योंकि नेगेटिव है ना। वैसे अंतर कर पाना मुश्किल ही है, लेकिन फिर भी मान के चलते हैं कि दंड, क्राइम होगा बड़ा, क्राइम बड़ा और दंड छोटा। अपोजिट भी यूज कर सकते हैं, कोई स्टिक होने की जरूरत नहीं है। अब एग्जांपल ले लो, एंशिएंट हिस्ट्री को देखो, इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री का सिस्टम को देखेंगे तो वहां अगर किसी ब्राह्मण वर्ग के इंसान से कोई बड़ी गलती हो जाती थी, जैसे कोई आदमी मर गया, तो बोलते थे इसको गंगा स्नान करवा दो, पवित्र हो जाएगी आत्मा इसकी, है ना, गंगा स्नान करवा दो, या जो भी, मतलब आदमी को मारने की सजा थी गंगा स्नान करवा दो, या गाय दान करवा दो, या इसके बाल मड़वा दो, इस तरह की सजा होती थी हल्की फुल्की। किसके लिए? जब बड़ा क्राइम किससे हो, बड़ी कास्ट से। अभी तो ऐसा नहीं है ना, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री में ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा, एक नहीं न्यूमरस एग्जांपल्स हैं। तो डिस्प्रोपोर्शनेट आपको यहां सजा मिल रही है और सजा आपके क्राइम से कम मिल रही है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है। इधर एक पॉजिटिव एक्सट्रीम देखो आप इसका, वहीं फिर जाओ कास्ट सिस्टम में। एक दलित से मान लो गलती से वेद सुनने की चेष्टा की गई, तो ऐसा मिलता है हिस्टोरियंस की बुक्स में कि उनके कानों में तेल, गरम तेल तक डाले गए हैं खोलते हुए। या पेशवा राज में आपने देखा होगा, पेशवाओं के काल में जब कोई दलित ब्राह्मण या क्षत्रिय लोगों के एरिया से गुजरता था, तो उनके लिए क्या क्राइम था, चप्पल पहनने पे क्राइम था, मतलब जूत, मतलब मार पड़ती थी या जो सजा दी जाती थी। तो यहां क्राइम हल्का लेकिन दंड बहुत बड़ा, पनिशमेंट बहुत बड़ा, है ना। ये इनजस्टिस है, दोनों ही केस में इनजस्टिस है। तो यहां क्या होगा,
तो जितना जितना क्राइम उतना पनिशमेंट, जितना डिजर्व उतनी फायदे और ड्यूटी। तो यही जस्टिस था। तो इसी को डिफाइन करेंगे जब जस्टिस की डेफिनेशन जब अरस्तु देंगे, तो वही उनका अगला कंसेप्ट बनेगा। वही अगला कंसेप्ट क्या बनेगा? जस्टिस का। अच्छा, ये 4 वर्च्यूज हैं, टेम्परेंस, करेज, विजडम और जस्टिस। ये 4 वर्च्यूज हैं, इन्हीं को बोला है उन्होंने कार्डिनल 1। ध्यान रखना है। अगला कंसेप्ट है वर्च्यू का, अरस्तु का, तो वो है कार्डिनल वर्च्यू का। फोर्थ कंसेप्ट है कार्डिनल वर्च्यूज। तो कार्डिनल वर्च्यू डॉक्ट्रिन ऑफ मीन से वो ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर सके हैं क्या? टेम्परेंस, करेज, विजडम और जस्टिस। तो उन्होंने इन 4 को ही कार्डिनल क्यों माना? क्योंकि इन 4 की मदद से ही यूडोमोनिया हासिल हो सकता है। यूडाइमोनिया हासिल हो सकता है। यूडाइमोनिया का मतलब क्या है? आत्मज्ञान इंडिविजुअल लेवल पर, आत्मज्ञान या स्वयं का विकास, आत्मज्ञान या सेल्फ डेवलपमेंट बोलो आप इसे, और सोसाइटल लेवल पर जस्टिस। सोसाइटल लेवल पर जस्टिस जब हासिल करेंगे तो उनका अगला कंसेप्ट आ जाएगा कि जस्टिस क्या है ना? तो यही यूडाइमोनिया को हासिल करने के लिए जरूरी है 4 वैल्यू। इसीलिए इनको बोला है कार्डिनल। कार्डिनल मतलब फंडामेंटल भी। मैंने प्लेटो में जब समझाया था तो इन्हें फंडामेंटल बोला था कि फंडामेंटल है। क्यों? क्योंकि यही जस्टिस इंश्योर करने में महत्वपूर्ण है, और अदर वैल्यूज का मतलब डेरिवेशन यहीं से होता है। अदर वैल्यूज, अदर वर्च्यूज भी इन्हीं की 4 की मदद से या संयोग से बनती हैं। और यहां कह रहा है कि यूडोमोनिया को हासिल करने में जरूरी है, इसलिए ये कार्डिनल है, फंडामेंटल है, क्योंकि ये व्यक्ति के अंतिम लक्ष्य यूडाइमोनिया को हासिल करने में कारगर हैं। अच्छा, यूडाइमोनिया का कंपोनेंट है जस्टिस। इसी जस्टिस को एक्सप्लेन जब करता है तो उसी को बन जाती है 5वीं और लास्ट थ्योरी। ठीक है, तो आखिरी कंसेप्ट है अरस्तु का, कौन सा? जस्टिस। तो आइए जानते हैं जस्टिस क्या है। प्लेटो के हिसाब से क्या जस्टिस थी कि भाई जो सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, प्लेटो का कहना क्या था जस्टिस का? प्लेटो का क्या कहना था कि भाई जो कंपोनेंट्स ऑफ सोसाइटी और इंडिविजुअल, उनके बीच में हार्मनी हो। कंपोनेंट्स के बीच में क्या हो? हार्मनी होगी तब आएगी जस्टिस, है ना? इस केस में उन्होंने क्या किया था? जो कंपोनेंट्स थे सोसाइटी के लेवल पर, कंपोनेंट क्या बताए थे उन्होंने? प्रोड्यूसर्स, ऑक्सिलरी और गार्जियंस। उन्होंने पहले क्लास बनाई, फिर इनको वर्च्यू दी कि भाई तुम प्रोड्यूसर हो तो तुम टेम्परेंट रहो, तुम ऑक्सिलरी हो तो तुम्हें करेज चाहिए, और तुम राजा हो तो तुम्हें विजडम चाहिए। ये पहले क्लास बनाई, फिर वर्च्यू इंपोज करी। किसने? प्लेटो ने। ठीक है, और ये जब तीनों मिलकर कोऑपरेशन से काम करेंगे तब चौथी वर्च्यू आएगी जस्टिस। ये था इनका थोड़ा आइडिया। अब आपको समझ में आया कि प्लेटो ने किया क्या? कि प्लेटो ने पहले कंपोनेंट बनाए, डिस्ट्रीब्यूट किए। ये 3 कंपोनेंट, भाई प्रोड्यूसर्स होंगे फार्मर और आर्टिजन्स, ऑक्सिलरी होगी आर्मी और पुलिस, गार्जियंस होंगे रूलर्स और एडमिन्स, है ना? इन तीनों की वर्च्यू उन पर थोप दी कि तुम प्रोड्यूसर हो इसलिए तुम्हें टेम्परेंट होना चाहिए। अरस्तु आया, बोला भाई अकल ठीक है तुम्हारी? प्रोड्यूसर कौन होगा और तुम जबरदस्ती उसको टेम्परेंट बना दे रहे हो? तुमने पहले बोला कि तुम प्रोड्यूसर हो, तुम क्योंकि उगा रहे हो तो तुम्हें टेम्परेट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, है ना? तो ये रिजिडिटी थी। ये क्या था? रिजिड सिस्टम था। मतलब यहां पहले कोई आदमी मान लो फार्मर हो गया, क्योंकि वो प्रोड्यूस कर रहा है तो अब उसे टेम्परेंट होना पड़ेगा। मतलब वो करेज नहीं ला सकता। अगर करेज नहीं ला सकता तो वो स्विच नहीं कर सकता। मतलब मोबिलिटी रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। मोबिलिटी को क्या कर दिया इसने? रेस्ट्रिक्ट कर दिया। और जहां जहां मोबिलिटी होगी, रेस्ट्रिक्ट होगी, कम होगी, वहां अनजस्ट बन जाएगा सिस्टम। अनजस्ट सिस्टम को प्लेटो कह रहा था कि जस्टिस आ रही है। किसी को पहले जबरदस्ती तुमने क्लास बोल दिया कि तुम फार्मर के घर में पैदा हुए हो तो अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, तुम फार्मर होगे। मतलब तुम फार्मर का बेटा जब
क्या नहीं बन सकता था प्लेटो के जमाने में? सेना में नहीं जा सकता था, राजा नहीं बन सकता था। तो ये तो अनजस्टिस है। प्लेटो प्लेटो जस्टिस बोल रहा है इसको, क्योंकि कोऑपरेट कर रही सोसाइटी, जस्टिस हो रही है, हारमनी है। बट हारमनी जबरदस्ती तुम ले आओ, हारमनी कास्ट सिस्टम लगभग इससे मिलता जुलता था प्लेटो के सिस्टम से। तो अरस्तु बोला कि नहीं भाई, रिजिडिटी मत लाओ, क्योंकि मोबिलिटी खत्म होगी, और मोबिलिटी खत्म होगी तो अनजस्टिस आएगा, और अनजस्टिस सोसाइटी में मोरलिटी के हिसाब से ठीक नहीं है। तो क्या करा उन्होंने? तो जस्टिस का डेफिनेशन ही बदल दिया। इसीलिए उन्होंने जस्ट थियरी ऑफ जस्टिस बोली जाती है उनकी अलग से। तो अरस्तु ने क्या किया? अरस्तु आए, अरिस्टोटल आए, बोले कि भाई जस्टिस का मतलब है, जस्टिस का मतलब है क्या? जो जिसके लिए डिजर्व करता है, जो जिसके लिए डिजर्व करता है। क्या करता है? डिजर्व करता है, उसको वो दे दो, उसको वही दे दो, उसको वही मिलना चाहिए जो जिसके लिए, वो उसको वही मिलना चाहिए। अब सवाल यह था कि कोई किसके लिए डिजर्व करता है, कैसे पता करोगे? मैं किसके लिए डिजर्व करता हूं, ये बंदा किसके लिए डिजर्व करता है, ये सी बंदा किसके लिए डिजर्व करता है, वो डी आदमी किसके लिए डिजर्व करता है, कैसे पता करोगे? तो सुकरात अरस्तु बोले तरीका बहुत सिंपल है भाई, अगर डिजर्वनेस जाननी है तो आप जानो इनहेरेंट पोटेंशियल। तो आदमी का पोटेंशियल डिसाइड करेगा, इनहेरेंट पोटेंशियल। डिजर्वनेस के लिए उसने दो रास्ते बताए, पहला कि आप उसके इनहेरेंट पोटेंशियल को जान लो, और दूसरा कि वो क्या डिजर्व करता है तो उसके डीड को देख लो, उसके डीड के देख लो सोसाइटल लेवल पर। इंडिविजुअल लेवल पर अगर देखना है तो उसकी इनहेरेंट पोटेंशियल को देखो, और सोसाइटी में उसको क्या देना है तो उसको डीड देखो उसका। मतलब क्रिमिनल केस में इसी से उनके दो आइडियाज आएंगे। जस्टिस के दो टाइप उन्होंने बताए थे, तो अपन फिर से लिख देते हैं। अरस्तु आएंगे, अरिस्टोटल आएंगे, अरिस्टोटल बोलेंगे कि भाई जस्टिस दो। जस्टिस का मतलब वो बताएंगे कि भाई डिजर्वनेस, जो जिसके लिए डिजर्व करता है वो दे दो। डिजर्वनेस आइडेंटिफाई करने के दो रास्ते बताए उन्होंने, इनहेरेंट पोटेंशियल के हिसाब से दो, इनहेरेंट पोटेंशियल के हिसाब से दो, और दूसरा किसके हिसाब से दे दो? डीड के हिसाब से दे दो, जो जैसा काम करे उसके हिसाब से। जैसे मान लो किसी ने मर्डर किया है तो उसे फांसी दे सकते हो, किसी ने चोरी की है तो उससे भरपाई करवा सकते हो, तो उस हिसाब से। तो इनहेरेंट पोटेंशियल के हिसाब से जब आप जस्टिस देंगे, इनहेरेंट पोटेंशियल के हिसाब से जस्टिस देंगे, तो इसे बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। मतलब अगर किसी के पास करेज है, करेज का गुण है ना, हर एक फैसला अच्छा लेता है, साहस दिखा पाता है, तो आप उसे ऑक्सिलरी बना दो, मतलब उसे सेना में ले जाओ। बना सकते हो, बना सकते हो। अगर किसी के पास करेज है तो उसे ऑक्सिलरी का रोल दो, और अगर किसी के पास टेम्परेंस है तो उसे फॉर्मर बनाओ, आर्टिजन बनाओ, और अगर किसी के पास विजडम है तो उसे रूलर बनने दो ना। प्लेटो के हिसाब से पहले रूलर बनाओ फिर विजडम दो, ये मत करो। अगर आदमी के पास विजडम है तो उसे राजा बनने दो, और अगर किसी के पास टेम्परेंस है तो उसे आर्टिजन बनने दो। तो ये होगा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। मतलब जिसका जैसा पोटेंशियल है ना, जिसका जैसा पोटेंशियल, उसी के हिसाब से आप क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करना क्या था? बेनिफिट एंड बर्डन। क्या करना था? बेनिफिट और बर्डन के बीच में जो जस्टिस डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, अनुपातिक। मतलब अगर किसी आदमी का पोटेंशियल जैसा है उसी हिसाब से उसे बेनिफिट से आप कह सकते हो रोल पोजीशन, सोसाइटी में रोल एंड पोजीशन जो है वो कैसे मिलनी चाहिए? वो मिलनी चाहिए पोटेंशियल के हिसाब से, और उसी हिसाब से उसकी ड्यूटी। बर्डन का मतलब ड्यूटी। समझ पा रहे हैं आप? तो अरस्तु का जस्टिस है दो लेवल पर,
इंडिविजुअल पोटेंशियल मतलब अगर समाज में किसको क्या करना है, क्या जिम्मेदारी दी जाए, क्या पोजीशन दी जाए, तो आप उसका पोटेंशियल देखो। पोटेंशियल के हिसाब से आप बेनिफिट और बर्डन मतलब रोल, पोजीशन और ड्यूटी का अलोकेशन कीजिए आप। ठीक है, किसी के पास विजडम है तो उसे राजा बनाइए, पोजीशन दे दीजिए उसे। एक ही परिवार में अगर दूसरे आदमी के पास टेम्परेंस ज्यादा है तो उसे आर्टिजन में जाइए। एक ही परिवार में अगर किसी के पास करेज ज्यादा है तो उसे फौज में ले जाओ, सेना में ले जाओ। तो ये है इनहेरेंट पोटेंशियल के हिसाब से अलोकेशन ऑफ बेनिफिट एंड बर्डन यानी रोल एंड ड्यूटीज, और इसी को बोला है उन्होंने करेक्ट मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। आई होप डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का आइडिया आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, अब देखते हैं डीड के हिसाब से क्रिमिनल मामला। तो यहां वो बोलते हैं इसे कि भाई जो डीड है उसके हिसाब से ही क्या, जितना क्राइम उतना ही पनिशमेंट, उतना ही पनिशमेंट। ठीक है, उतना ही पनिशमेंट दो। अगर किसी ने मान लो मर्डर कर दिया है तो उसे फांसी की सजा दे सकते हो आप, कारावास, जिंदगी आजीवन कारावास दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी ने छोटा सा एक किलो बोरी अनाज से चुरा लिया, 1 किलो अनाज या बोरी भर अनाज चुरा लिया, तो उसे फांसी की सजा मत दो, उसे भरपाई करवा लो। किसी ने थप्पड़ मार दिया किसी को, तो क्राइम थप्पड़ मारने का ना, तो 2 थप्पड़ मार लो, थोड़े ना गला काट दोगे, हाथ काट दोगे। अरे जिस हाथ से थप्पड़ मारा गया था उस हाथ को काट देंगे, ये करेक्टिव जस्टिस नहीं है। करेक्टिव मतलब सोसाइटी में जितनी नुकसान हुआ, सोसाइटी में जितना नुकसान हुआ उसी को रिपेयर कर दो, बस इतना है करेक्टिव जस्टिस। तो क्राइम के अनुपात में पनिशमेंट दिया जाएगा, इसी को उन्होंने बोला था करेक्टिव जस्टिस। करेक्टिव जस्टिस ये था अरस्तु का 5वां और आखिरी कंसेप्ट। इस हिसाब से हमने सुकरात, प्लेटो, अरस्तु तीनों को मिला के वर्च्यू एथिक्स की एक ठीक ठाक समझ बना ली है। अरस्तु को अगर समरी में समझा जाए, अरस्तु की समरी हम समझें, अरिस्टोटल की समरी अगर हम समझें, अरिस्टोटल को अगर हम समराइज करें तो हमने क्या क्या पढ़ा है अब तक। पहली चीज जो हमने पढ़ी अरस्तु में वो थी उसका आइडिया ऑफ क्या, यूडाइमोनिया। कि यूडाइमोनिया क्या है, मतलब अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। किस किस से बना है, तो ये बना है इंटरनल आत्मज्ञान बोल सकते हो इसको, आत्मज्ञान प्लस जस्टिस। ठीक है, अब उनका दूसरा कहना था कि जो यूडोमोनिया है ये मिलेगा किससे, वर्च्यू से। ठीक है, वर्च्यू मतलब ट्रू नॉलेज। ठीक है, ट्रू नॉलेज, और ट्रू नॉलेज आती है किससे, एक्सपीरियंस से। और एक्सपीरियंस होता है पर्सन टू पर्सन चेंज। इसलिए यहीं से उनका दूसरा कंसेप्ट जन्मा था, यहीं से, इस पर्सनल एक्सपीरियंस से कहां से, तो ये दूसरा कंसेप्ट क्या था, ये था मोरल रिलेटिविज्म। मोरल रिलेटिविज्म, ठीक है। तीसरा कंसेप्ट वर्च्यू के ही इर्द गिर्द घूम रहा होगा, तो वर्च्यू को पाना है आपको, वर्च्यू को पाना है तो कैसे पाओगे, डॉक्ट्रिन ऑफ मीन से पाओगे। डॉक्ट्रिन ऑफ मीन से जो पाओगे वो क्या थी, 4 वर्च्यूज थी। क्यों 4 वर्च्यू जो थी, कार्डिनल वर्च्यू, ये इन्हीं वर्च्यू को नाम दिया उसने, चौथा कंसेप्ट कार्डिनल वर्च्यू। ये कार्डिनल क्यों है, क्योंकि ये यूडेमोनिया को कार्डिनल वर्च्यू, चौथा कंसेप्ट था इनका कार्डिनल वर्च्यू। अब कार्डिनल वर्च्यू में ही एक वर्च्यू थी जस्टिस, और इस जस्टिस को प्लेटो से उन्होंने डिफरेंस करके बताया था। तो 5वां कंसेप्ट आया था जस्टिस, और जस्टिस में उन्होंने क्या बताया कि जस्टिस तब होगा जब जो जिसके लिए डिजर्व करता है वो उसके लिए मिले। तो डिजर्वनेस का मामला लाए थे ये सामने, डिजर्विंगनेस का मामला लाए थे, डिजर्विंगनेस। अब डिजर्विंगनेस के हिसाब से उन्होंने 2 तरह का जस्टिस बताया था, कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। कब बनेगा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जब इनहेरेंट पोटेंशियल के हिसाब से
इनहेरेंट पोटेंशियल के हिसाब से बात होगी, मतलब जो रोल और ड्यूटी है वो अलोकेशन कैसे हो, पोटेंशियल के हिसाब से हो, तब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, और दूसरी थी करेक्टिव जस्टिस, मतलब जितनी सजा, जितना क्राइम उतनी सजा। करेक्टिव जस्टिस कितनी होगी, जब क्राइम और पनिशमेंट दोनों रेशियो में होंगे। ये कब होगा, पोटेंशियल है ना, बेनिफिट, बेनिफिट एंड बर्डन, ये दोनों प्रोपोर्शनल होने चाहिए। और ये प्रोपोर्शनलिटी कैसे डिसाइड करेंगे, पोटेंशियल के हिसाब से। तो जिसका जितना पोटेंशियल उसे उतनी ही पोजीशन दो और उतना ही उसको बर्डन दो, पोजीशन बोलो या बेनिफिट बोलो, एक ही बात। तो ये 5 आइडिया थे, ठीक है, अरिस्टू के। आज हमारी वर्च्यू एथिक्स में तीनों थिंकर खत्म हुए। कल की जो वीडियो होगी वो होगी टेलीलॉजी में जेरेमी बेंथम पर, देखना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।